अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग प्रीपोजिशन के मुताल्लिक़ सीखेंगे। प्रीपोजिशन को जो है ना, पहले तो मैं इसका एक लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने पढ़ा चुका हूँ प्रीपोजिशन को। पर दोबारा से कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि हमें जो है ना प्रीपोजिशन का जो है ना ज़्यादा इस पर एक दो लेक्चर और बनाओ, हमें मज़ीद इसकी जो है ना डिटेल से इसका समझाओ। तो मैंने सोचा कि आज प्रीपोजिशन के मुताल्लिक़ वाकई कुछ थोड़ा और पॉइंट्स बता दूं, ताकि आप लोगों को आसानी हो प्रीपोजिशन के मुताल्लिक़ जितने भी यानी कि क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं वो हल करने में थोड़ी आसानी हो सके। तो एक और मैंने सोचा कि ये लेक्चर बना दूं ताकि जो लोग कह रहे हैं उनके लिए है ये मेरा लेक्चर। तो अभी शुरू करते हैं इसको। प्रीपोजिशन जो है ये है तो बाज़ाहिर तो ये छोटी सी चीज़ है, पर इसका जो है ना इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसके जो है कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि ज़्यादातर जो इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं कुछ वर्ड लिख देता हूँ। एट हुआ, आन हुआ, फार हुआ, जिस तरह विथ हुआ, यानी कि कुछ ऐसे इस तरह के जो है ना वर्ड हैं। बाय हुआ, फ्राम, यानी कि ETC, इस तरह के 25 वर्ड हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं प्रीपोजिशन में। बाकी जो है ना इसमें ये अगर आप लोगों को प्रीपोजिशन सही तरीके से अगर आप इसको पढ़ते हो ना, आपकी इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होगी। जब आपको प्रीपोजिशन का इस्तेमाल अच्छे तरीके से आता होगा तब आपकी जो है ना इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी जो बढ़ जाती है। जो इंग्लिश ग्रामर है ना, इसके बारे में मज़ीद बता दूं। जो इंग्लिश ग्रामर है ना वो उसमें 150 जो है ना टोटल प्रीपोजिशन है। टोटल कितनी है? 150 प्रीपोजिशंस हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ 150, जिसमें से जो 70 ऐसी प्रीपोजिशन है जिनका जो है ना आम इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों ने इसको गौर से लेक्चर को सुनना है। कुछ मैंने रूल जो है ना प्रीपोजिशन के लिखे हैं, ये रूल आप लोगों ने गौर से सुनने हैं। तकरीबन मैंने 6 रूल लिखे हैं। तो पहला शुरू में जो रूल नंबर फर्स्ट है इसको शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन का रूल नंबर फर्स्ट है, अ प्रीपोजिशन मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रीपोजिशन का जो है ना ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। अगर किसी प्रीपोजिशन कोई आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, आप लोग समझ जाओ कि ये प्रीपोजिशन नहीं है। फिर वो एडवर्ब हो सकती है या कोई और चीज़ हो सकती है, फ्रेज वगैरह, पर वो क्या है, वो जो है ना प्रीपोजिशन नहीं हो सकती। अगर उसका लास्ट में ऑब्जेक्ट है ना तो फिर वो प्रीपोजिशन है। एक मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं वो, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। एग्जाम्पल लिखा है दे आर इन द किचन। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है, इस जगह पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, इस जगह पे। सो इन द किचन, दे आर इन द किचन, यानी कि जो ये इन द किचन है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है जो कि इन है, यानी कि ऑब्जेक्ट उसमें लाजमी होना चाहिए। प्रीपोजिशन में किसी भी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आती है तो उसमें ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। तो एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। प्लीज़ कम इन, प्लीज़ कम इन, यहाँ पर जो ये इस्तेमाल किया गया है, लग तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या प्रीपोजिशन है। बज़ाहिर इस तरह लग रहा है कि ये प्रीपोजिशन है, बल्कि हकीकत में प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि इसके सामने ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे एडवर्ब। ये क्या चीज़ है? ये एडवर्ब है, ये ना कि ये प्रीपोजिशन है, ये एडवर्ब है। तो एक और पढ़ लेते हैं। ये इस तरह के आपको MCQ ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आते हैं। सो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है। रूल है, ये ज़बरदस्त पॉइंटें हैं जो आप लोगों के लिए मैंने लिखी हैं। सो एक और पढ़ लेते हैं। देयर वाज अ डोर वे बिफोर मी। यहाँ पर जो है ना प्रीपोजिशन बिफोर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आगे इसके सामने ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के पीछे अगर किसी चीज़ से पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल की जाती है ना, सो वो प्रीपोजिशन कहलाती है। तो ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है। इस तरह के प्रीपोजिशन आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस तरह आपको जो है ना कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्ज़ामर। सो एक और प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। आई हैड नेवर सीन इट बिफोर। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है ना ये इस्तेमाल तो की गई है, ये लग बज़ाहिर प्रीपोजिशन रही है, पर ये है एडवर्ब।
यानी कि अगर लास्ट में कोई भी या लास्ट में इस्तेमाल की जाए प्रीपोजिशन और उसके सामने एक हो ना, उसके आगे ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो समझ जाओ वो क्या है, एडवर्ब है। सो एक और पढ़ लेते हैं, आई विल कॉल आफ्टर वर्क। यहाँ पर जो ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल की गई है क्योंकि ये सामने इसके ऑब्जेक्ट मौजूद है, ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की गई है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन लिख देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बाद आई है, सो ये प्रीपोजिशन है, आफ्टर प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। सो रूल नंबर 2 पढ़ लेते हैं। उम्मीद है कि पहला नंबर रूल आपको आसानी से समझ आ गया होगा। एक और रूल पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 2, प्रीपोजिशन मीन्स प्लेस बिफोर। ये बात अहम है यार। प्रीपोजिशन का मतलब ही यही है कि ये ऑब्जेक्ट से पहले या किसी भी चीज़ से पहले इस्तेमाल किया जाएगा या फ्रेज से पहले इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई पुट इट इन द बॉक्स, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन क्योंकि ये बाद में ऑब्जेक्ट के बाद ये इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पर जो चीज़ ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल की जाए उसे हम ज़रूर कहेंगे प्रीपोजिशन है, ना कि एडवर्ब। एक लास्ट हम इधर से ये दूसरे नंबर रूल का एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। तकरीबन 6 रूल हैं। हु डिड यू, इस तरह के भी आ सकते हैं। हु डिड यू टॉक टू, आई टॉक टू जावेद, यानी कि हु डिड यू टॉक टू। यहाँ पर इस जगह कंफ्यूजिंग बात है क्योंकि कोई चीज़ अगर कंटिन्यू बात कर रही हो ना, किसी की कंटिन्यू बात चल रही हो, यहाँ पर लास्ट में अगर ये टू इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर एडवर्ब नहीं कहेंगे, यहाँ पर प्रीपोजिशन कहेंगे क्योंकि ये कंटिन्यू बात कर रहा है। ये नीचे सेंटेंस में भी टू का ही बात कर रहा है। आई टॉक टू जावेद, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है, तो ये भी प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इस तरह के भी कंफ्यूजिंग आ सकते हैं प्रीपोजिशन। तो आप लोगों ने समझ जाना है कि कंटिन्यू एक ही चीज़ की बात हो रही है, सो यहाँ पर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। अभी एक और तीसरा नंबर रूल पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 3 है प्रीपोजिशन का। अ प्रोनाउन फॉलोइंग अ प्रीपोजिशन शुड बी इन ऑब्जेक्ट फ्रॉम नाउन और प्रोनाउन। ये जो प्रीपोजिशन है ना, ये हमेशा किसको फॉलो करती है, नाउन और प्रोनाउन को। अगर कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाती है ना प्रीपोजिशन में, समझ जाओ कि प्रीपोजिशन नहीं है। सो यहाँ पर आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, नाउन और प्रोनाउन को जो प्रीपोजिशन है ना, वो नाउन और प्रोनाउन को फॉलो तो करती है, पर प्रोनाउन की फॉर्म कौन सी हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो। ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस तरह की होगी, मी, हर, देम, ना कि आई, शी, दे, इस तरह की फॉर्म नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, मी, हर, देम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। दैट्स बिटवीन हिम एंड हर, यहाँ पर देखो ये एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल किए गए हैं, पर कौन सी ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल की गई। ऑब्जेक्टिव कौन सी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की फॉर्म, तो ना कि ये पॉजिटिव या सब्जेक्टिव इस्तेमाल की गई है। तो ये दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है। यहाँ पर लिख दो प्रीपोजिशन। मेरी, एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। मेरी गेव इट टू देम, मेरी गेव इट टू देम, यहाँ पर ये टू है ना, ये प्रीपोजिशन के तौर इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर देम जो है ना, ये प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। सो यहाँ पर ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है। सो ये ऑब्जेक्ट इसका मौजूद है, देम, सो ये प्रीपोजिशन है। तो रूल नंबर 4 पढ़ लेते हैं। उम्मीद है कि रूल नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। अभी रूल नंबर 4 पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन फॉर्म्स। प्रीपोजिशन की जो फॉर्म है ना, वो वन वर्ड में भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, मुख्तलिफ फॉर्म होती हैं प्रीपोजिशन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म है ना, वो कॉम्प्लेक्स और वन वर्ड प्रीपोजिशन है। वन वर्ड में आपका अगर बिफोर आ जाए, इनटू आ जाए, ऑन आ जाए, इस तरह प्रीपोजिशन कहते हैं हम वन वर्ड प्रीपोजिशन, ये फॉर्म होती हैं। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन में अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, इस तरह के जो प्रीपोजिशन आ जाएं उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, यानी कि उसमें थोड़ा बड़ा होता है वर्ड जो है ना, इसमें एक ही है, इसमें थोड़ा लंबा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इस तरह के जब भी आ जाए ना, वो उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। रूल नंबर 5 पढ़ लेते हैं। ये है टू प्रीपोजिशन एंड टू इन्फिनेटिव। टू का जो इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल किया जाता है, एज इन इन्फिनेटिव भी। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। ये जो है ना सेम नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सो इसको क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल पढ़ लें। आई लुक फॉरवर्ड टू लंच।
यहाँ पर टू जो इस्तेमाल किया गया है एज इन प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसके सामने कोई वर्ब नहीं है। अगर यहाँ पर वर्ब दिया होता तो फिर हम इसे क्या कहते, इन्फिनेटिव कहते। तो यहाँ पर एज प्रीपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। दे आर कमिटेड टू द प्रोजेक्ट, यानी कि दे आर कमिटेड टू द प्रोजेक्ट। यहाँ पर टू जो है ना ये प्रीपोजिशन है और आगे जो प्रोजेक्ट दिया गया है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो दे यूज टू लिव इन मॉस्को, यहाँ पर ये बात सोचने की है, टू के बाद क्या आया, वर्ब आया है, सो इसे हम क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कहेंगे, ठीक है, इन्फिनेटिव, ना कि हम इसे प्रीपोजिशन कहेंगे। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये क्या है, टू लिव, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। दे लव टू सिंग, यहाँ पर भी सिंग क्या है, वर्ब है, सो यहाँ पर ये भी इन्फिनेटिव के तौर इस्तेमाल किया गया है। इन्फिनेटिव ऐसे लिख दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। तो ये लास्ट नंबर हम रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो है ना कुछ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा। छठा नंबर है, लास्ट नंबर रूल है द गोल्डन प्रीपोजिशन रूल। गोल्डन प्रीपोजिशन रूल ये है कि आप लोगों को बता दूं, याद रखना है कि प्रीपोजिशन कभी भी वर्ब से पहले नहीं आती, यानी कि न वर्ब से पहले आती है न वर्ब के साथ आती है। जिस तरह ये आप लोगों को मैंने समझाया, वर्ब के साथ आएगी तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा, और वर्ब के बाद आएगी फिर भी क्या कहेंगे हम, ये जो ना प्रीपोजिशन नहीं। वर्ब के साथ कभी भी नहीं आती। प्रीपोजिशन जो आती है ना नाउन और प्रोनाउन के बाद आती है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन या उनके साथ आती है बाद, बहरहाल आती नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ना कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को। ये गोल्डन रूल है। अभी मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ ताकि जो इस तरह के MCQ पेपरों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनमें उनको समझने के लिए आपको जो है ना आसानी हो सके। सो सम एक्स्ट्रा पॉइंट मेरी तरफ से प्रीपोजिशन। वैसे तो मैंने इस तरह की पॉइंट्स बताई हुई हैं पहली वीडियो में भी, फिर भी मैंने सोचा कि इसको एग्जाम्पल भी इसके साथ साथ देता चलूँ, यूज़ और उसके एग्जाम्पल। विथ इज़ यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट। विथ का हमेशा किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। असलम किल्ड हर विथ अ डेगर, यानी कि असलम उसने डेगर हम कहते हैं चाकू को, असलम ने उसको लड़की को, यानी कि लड़की के, हर मीन्स लड़की की तरफ इशारा है। असलम किल्ड हर विथ अ डेगर, असलम ने लड़की को किसके साथ, चाकू के साथ मारा, किल कर दिया, ठीक है। बाय, अभी ये यानी कि विथ जब भी इस्तेमाल किया जाएगा ना, पॉइंट की बात ये है कि इसके साथ हमें क्या होगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा विथ के साथ। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है, विथ के साथ इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई इस्तेमाल किया जाता है। सो अभी बाय का इस्तेमाल पढ़ लेते हैं। बाय इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। बाय किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए बाय, ठीक है। अभी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। दे वेंट टू कराची बाय ट्रेन, यहाँ पर देखो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट है, ये बाय इसके साथ इस्तेमाल किया गया है। अभी आन का कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। आन इज़ यूज फॉर बाईसाइकिल, बाइक, बस, ट्रेन, शिप, प्लेन एंड फुट। फुट का इस्तेमाल किया जाएगा तब भी आन इस्तेमाल करेंगे, बाइक पे भी आन, बस पे भी आन, यानी कि समझ जाओ बाकी। ही केम ऑन हिज बाइक, यानी कि आन ये किसको शो कर रहा है, बाइक को। बाइक के साथ यानी काफ़ी चीज़ों के साथ आन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी इन का इस्तेमाल थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहले मैंने ये एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं दोबारा इसको और सिंपल करके पढ़ा रहा हूँ। इन इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक कार, टैक्सी, वैन, एम्बुलेंस। कार के लिए भी इन इस्तेमाल किया जाता है, टैक्सी के लिए, वैन के लिए और एम्बुलेंस के लिए, ठीक है। अभी शी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी ट्रेवल्ड इन ऊबर्स कार, शी ट्रेवल्ड इन ऊबर्स कार। यहाँ पर जो ऊबर है ना, ये क्या है, एक स्पेसिफिक कार है, चीज़ है कोई, ठीक है, इसलिए इनका इस्तेमाल किया गया। अभी 8 का इस्तेमाल पढ़ लेते हैं। 8 इज़ यूज फॉर आवर्स, एट नाइट, पार्ट ऑफ द डे, नून, नाइट, डान, इन सब चीज़ों के लिए 8 का इस्तेमाल किया जाता है। ईद उल फितर के लिए, क्रिसमस डे के लिए। वी शुड स्पेंड आवर वेकेशन एट लाहौर, यहाँ पर क्या इस्तेमाल, जगह के लिए 8 हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। कहाँ पर हम अपनी छुट्टियाँ मनाएंगे, लाहौर में। आन इज़ आल्सो यूज्ड इन, आन का पहले भी मैंने इस्तेमाल बताया हुआ है, किस जगह पे करना है, किस तरह करना है। फिर भी थोड़ा आप लोगों को सिंपल करके, आप लोगों की कमेंट की वजह से कुछ लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे कि आप प्रीपोजिशन पढ़ाओ, उसके बाद एरर डिटेक्शन को भी थोड़ा मज़ीद इसको पढ़ाओ। सो अभी
ये आन का पढ़ लेते हैं। कुछ सरफेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, डेट के लिए, डे के लिए, मशीन के लिए, डिवाइस के लिए। बाकी जो है ना आज के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। आन पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है ना, वो इंशाल्लाह हमारी जो वीडियो होगी वो एरर डिटेक्शन के मुतल्लिक़ होगी। सो एरर डिटेक्शन में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, नहीं तो मैं शायद आगे मेरा ये प्रोग्राम था कि आप लोगों को मैं जनरल नॉलेज पढ़ाऊँ, पर जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आप पहले एरर डिटेक्शन पढ़ाओ, इसको मज़ीद इसको जो है ना इसको डिटेल से पढ़ाओ। उसके बाद हम जो है ना पहले एरर डिटेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज पढ़ाऊँगा, उसमें कंप्यूटर पढ़ाऊँगा, वर्ड नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामियात, पीएस, यानी कि तकरीबन जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना करंट अफेयर की और दूसरी हो गई, सब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाऊँगा और अच्छी तैयारी करेंगे। इंशाल्लाह टेस्ट निकालनी है। बाकी जो है ना अगली वीडियो में हम एरर डिटेक्शन पढ़ेंगे, उस वीडियो में मिलते हैं फिर।